सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है, एक छोटा सा बिंदु है, लर्निंग प्लेटियस एंड लर्निंग कर्व। अधिगम पठार और अधिगम वक्र क्या होता है। हो सकता है कि इस प्रोसेस से आप लोग जूझ रहे हो। आपको लग रहा हो कि सर पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे फिर भी लगता है कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग फिर भी औरों से बेटर होंगे। 90% दुनिया तो इस समय सोशल मीडिया पे व्यस्त है। वो केवल इसी बात का इंतजार कर रही है, विज्ञप्ति कब, विज्ञप्ति कब, विज्ञप्ति कब। इन चीजों को लेकर आप फिर भी, मुझे लगता है कि उनसे बेटर है। अधिगम पठार का मतलब क्या होता है, लर्निंग प्लेटियस का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। देखिए, लर्निंग प्लेटियस शब्द के ऊपर जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं। अधिगम पठार शब्द का प्रयोग करते हैं अवरुद्ध वर्धन के लिए। हमारे जो सीखने के अ, स्फुटन होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप जो शुरुआत में कोई चीज को करते हो ना, तो यूं करते हो। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा जिसने बीएड किया है और उसने कहा कि सर ग्रेड फर्स्ट बनना है, सर ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन करनी है, ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन करनी है। तो वो किताबें लेके आएगा, लोगों से पूछ के, और गजब तरीके से पढ़ेगा 5-10 दिन। ऐसा लगेगा ये पता नहीं फोड़ डालेगा भाई। प्रारंभिक स्फुटन होता है ये, ठीक है ना। ये प्रारंभिक स्फुटन जो होता है ना, मतलब अंकुरित अनाज। जब अनाज अंकुरित होता है ना, तो बड़ा जोश के साथ बढ़ता है। फिर धीरे धीरे आता है मध्य स्तर। ये होता है मध्य स्तर। मध्य स्तर, मध्य स्फुटन का मतलब होता है कि आपका जो उत्साह और उत्तेजना जो होती है ना, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती है। आप 20 दिन 1 महीने बहुत गजब तरीके से पढ़े, उसके बाद लगा सर कुछ नहीं हो रहा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो ये आता है मध्य स्फुटन। और उसके बाद आता है सपाट। ये जो सिचुएशन है ना, ये इसको बोलते हैं सपाट स्तर। यही अधिगम पठार है। ये जो चल रहा था, ये जो डाउन हुआ, फिर ये जो एकदम सिचुएशन आ गई, ना तो ऊपर हो रहा है और ना नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं अधिगम पठार। और अंतिम सिचुएशन कहते हैं ये आती है। वापस से मैं आप लोगों को, धीर सिंह सर जैसा कोई मोटिवेटर आपकी जिंदगी में आया, उसने कहा यार जीवन एक बार मिला है और खूबसूरती के साथ जी के जाना है। अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना के जानी है कि लोग कहेंगे कि हाँ यार कुछ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कितना हार्ड था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर किस लेवल का है। फर्क इस बात से पड़ता है कि सर उस जुनून के साथ बढ़ूंगा और पलूंगा कि मैं कर जाऊंगा सर। आपने अपनी शारीरिक शक्ति को अंतिम रूप से जागृत कर दिया। ये अंतिम स्तर है। अब यहाँ ये जो मैंने सिचुएशन आपको समझाई है ना, ये मैंने इसलिए समझाई है, आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारी लर्निंग स्पीड ऐसे होती है। जब कोई चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो ये प्रारंभिक स्फुटन आता है। फिर आता है मध्य स्तर, जब डाउन होता है, डाउनफॉल आता है, आपकी उत्तेजना कमजोर होती है, मोटिवेशन कमजोर होता है। फिर आता है सपाट स्थल, एकदम से बीच में रुक जाते हो। ना तो पढ़ा जा रहा है, ना ऊपर आ रहे हो, नीचे भी नहीं आ रहे हो, एकदम से ठहर गए, रुक गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये होता है सपाट स्तर। और लास्ट में जाके फिर कोई मोटिवेटर तुम्हारी जिंदगी में आता है। तुम्हारी परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई मेरे जैसा कोई टीचर हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, और फिर से आप खड़े होते हैं। ये अंतिम स्फुटन है। ये जो बीच की सिचुएशन है ना, इसका नाम है लर्निंग प्लेटियस। इसको बोलते हैं अधिगम पठार। जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है, यह अधिगम पठार कहलाता है। तो लिखेंगे आप अपनी क्लास में, आज का बिंदु ये है। सभी को नमस्ते। अधिगम पठार, रोज के अनुसार एक परिभाषा लिखो, रोज के अनुसार। रोज के अनुसार बेटा, ये सभी के साथ होता है। अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, ये जिंदगी का टाइम होता है, ये सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में नहीं आता, सबके आता है। बस उससे कितने जल्दी अपन बाहर निकलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो, अधिगम पठार उस स्थिति को व्यक्त करता है। अधिगम पठार उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। अधिगम पठार उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। अजय बेरा कह रहे हैं सर मेरा मैथ सेकंड ग्रेड में नंबर आ गया है, बहुत बड़ी बात है अजय जी। और इस मेरिट में जहां, मतलब 1600 में से 600 900 बच्चे सिलेक्ट हो पाए, आप लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड लोग हैं। और ऐसे लोगों की जरूरत है, याद रखना, मान के चलिएगा आप। कहीं ना कहीं पेपर का इतना गजब का लेवल आना, फिर आपका सिलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ग्रेड फर्स्ट में आप अच्छा करें, यही मेरा आशीर्वाद है।
अधिगम पठार में लिखें रोज के अनुसार, अधिगम पठार उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती। अधिगम पठार उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। ये लर्निंग प्लेटियस है। अधिगम पठार उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। ये क्या कहलाता है? अधिगम पठार। ओके, ये परिभाषा लिख लेना, मेन अर्थ लिख लेना इसका। इसको सपाट स्थल बोलते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। इसको अवरुद्ध वर्धन बोलते हैं, ये एग्जाम में आता है। अधिगम पठार क्या है? अवरुद्ध वर्धन, मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा, उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, एकदम से ठहर गए आप। ये लर्निंग प्लेटियस है, ठीक है ना। तो अधिगम का सपाट स्थल है, ये अवरुद्ध वर्धन की स्थिति है, एकदम से आप रुक जाते हैं, ठीक है। लर्निंग प्लेटियस क्या है? सपाट स्थल, अवरुद्ध वर्धन, एकदम से रुक जाना। सपाट स्थल, अवरुद्ध वर्धन, एकदम से रुक जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं? अधिगम पठार बोलते हैं। समझ में आ गया? सपाट स्थल, अवरुद्ध वर्धन किसे कहा जाता है? अधिगम पठारों कहा जाता है। ये दोनों वर्ड याद रखना, प्रारंभिक स्फुटन, मध्य स्तर, सपाट स्थल, और लास्ट में जो है फिर से आप अंतिम स्फुटन में आप फिर से कोशिश करते हो, लेकिन आपको समझना था अधिगम पठार, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ये दो वर्ड ही लिख लेना, सपाट स्थल और अवरुद्ध वर्धन। ये दोनों वर्ड जो होते हैं ना, वो किस में यूज होते हैं? अधिगम पठार में होते हैं। किस में होते हैं? अधिगम पठार में। सदानंद बेटा, कोशिश तो करता हूँ कि मैं लूँ जब तक यहाँ होता हूँ, बट दिनचर्या इतनी व्यस्त है ना कि समझ में नहीं आता। बहुत मन करता है कि रेगुलर लूँ, हो ही नहीं पाता। ओके, अधिगम पठार, रोश अधिगम पठार का मतलब समझ गए, सपाट स्थल, अवरुद्ध वर्धन समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों याद रखना। प्रश्न ये बनता है अधिगम पठार क्यों आता है सर, कारण क्या है अधिगम पठार के? अब इनको पढ़ना मत आप, कारण को बिना पढ़े जाना उत्तर सही हो जाएगा। मोटिवेशन का अभाव होना, जब जिंदगी में लेक ऑफ मोटिवेशन होता है ना, अधिगम पठार आ जाता है। शारीरिक दोष, मानसिक दोष, पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, घर का एनवायरनमेंट बड़ा गंदा है, इन चीजों से आपके मन में संघर्ष चल रहा है, इनसे अधिगम पठार आता है। तो देखते ही पहचान जाओगे आप, ठीक है ना। देखते इस टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा बेटा, करवा दूंगा मैं ना। कारण क्या है अधिगम पठार के? नॉर्मली बिंदु लिख लें आप, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अगले वीक में, तो इसको करवा देंगे टेस्ट, है ना। अभिप्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन का अभाव सबसे पहला कारण है, ठीक है ना। बिना अभिप्रेरणा कुछ नहीं होते। लोग आलोचनाएं तो कर देते हैं मेरी, धीर सिंह सर की, मेरी हर बात की, मेरे ऊपर लोगों की नजरें बहुत होती हैं। एक मैथ के ऊपर कल पोस्ट डाली तो इतना ट्रोल किया लोगों ने। अरे यार, जो सच लिख दिया थोड़ा सा उसके ऊपर, एक्चुअली मेरे से है ना प्रॉब्लम्स बहुत है लोगों को, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ठीक है, ये तो पता नहीं, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। आप देख लो, अधिगम पठार भी मोटिवेशन के अभाव की वजह से आता है। तो ये कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत जरूरी है, याद रखना। इसके बिना अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो कहीं से भी मिले ना आपको, तो भी कोशिश करें कि आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी में इसकी बहुत जरूरी है, याद रखना। इसके बिना तो अपन एक चैप्टर क्या, एक बिंदु ही नहीं पढ़ सकते। दूसरा है शारीरिक मानसिक दोष, फिजिकल डिफिशियंसी होगी, मानसिक दोष पैदा हो गया, दिमाग में संघर्ष चल रहा है, फिजिकली शरीर काम नहीं कर रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, उससे अधिगम पठार आ सकता है। वातावरण बड़ा दोषपूर्ण है, घर का वातावरण, लड़ाई झगड़ा, मतलब आदमी इनसे इतना परेशान हो जाता है, उसे लगता है यार क्या है, सब कुछ बकवास है। इन्वायरमेंट इसलिए बहुत पॉजिटिव होना जरूरी है। दोषपूर्ण वातावरण है, दोषपूर्ण शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है टीचर का, उसकी वजह से ये आ सकता है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो सकता है, करिकुलम बड़ा अजीब सा है, मजा नहीं आ रहा है, बच्चे की रुचि नहीं जा रही है, रुचि क्रिएट ही नहीं हो रही है, ध्यान नहीं होना, ध्यान नहीं होना, ठीक है। मतलब नेगेटिव जो रीजंस आएंगे वो सब आ जाएंगे, याद रखना। उत्साहहीनता, एनर्जी खो देते हो अपन कई बार। मैं बहुत पढ़ाता हूँ फिर भी आप लोगों को लगता है कई बार सर अब कुछ नहीं बचा। कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, एकदम से ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज इनकी वजह से क्या आता है? अधिगम पठार। तो इनको रटना मत आप, अपने आप याद हो जाएगा आपके, अपने आप याद हो जाएगा, याद रखना ना। मोटिवेशन का अभाव, शारीरिक मानसिक दोष, दोषपूर्ण वातावरण, गलत दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, रुचि व ध्यान का नहीं होना, और उत्साहहीनता, ये सब वो कारण हैं जिनसे बच्चे में लर्निंग प्लेटियस आ जाता है, ठीक है।
सबसे बड़ा कारण है लेक ऑफ मोटिवेशन। फिर फिजिकल मेंटली डिफिशियंसी है, इन्वायरमेंट बड़ा दूषित है आपका, टीचिंग मेथड अच्छे नहीं है, करिकुलम अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट आपका क्रिएट ही नहीं हो रहा, अटेंशन आपका बहुत जाता ही नहीं है चीज़ों पे, मन ही नहीं करता पढ़ाई का, पूरे दिन रील्स में लगे रहता है, हाथ उसमें हो जाता है। ये सब चीज़ें लर्निंग प्लेटिस पैदा करते हैं। विद्या पांचाल बेटा ये हट नहीं सकता, ये सरकार ये कभी नहीं हटाएगी, जिस सरकार ने लागू किया वो नहीं हटाएगी, याद रखना। 40% वाला ये पॉसिबल नहीं है, अपन इस पे कितना ही कुछ भी कर लें, सरकार ने लागू कर दिया मतलब ये इस सरकार, अगली सरकार कोई आती है तो चेंज हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 40% नंबर से आप क्यों परेशान हो, 40% नंबर अपन नहीं ला सकते क्या, आप इतने परेशान क्यों होते हो? 40% कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं, ला सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस रखो इन चीजों को लेकर। ओके, ये दिगम पठार हो गया। फिर आता है दिगम वक्कर, ये भी छोटा सा बिंदु है, लर्निंग कर्व, ये थोड़ा सा इस पे प्रश्न आते हैं, याद रखना सभी में आते हैं। लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व किसको बोलते हैं? अधिगम वक्र क्या होता है? देखो, अधिगम वक्र का मतलब समझना आप। अधिगम वक्र जो शब्द है ना, लर्निंग कर्व, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एबिंगहॉस ने, लिख लेना है, ठीक है ना। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। इसने एक फॉरगेटिव कर्व, विषमण वक्र दिया था, ठीक है ना। अपनी मेमोरी पे बहुत काम किया इसने, और विषमण वक्र में इसने इसकी बात की थी। तो पहला व्यक्ति कौन था? एबिंगहॉस था, याद रखना, ये याद रखना। अधिगम वक्र पे जो प्रश्न आते हैं ना, वो नॉर्मली एक तो ये प्रश्न आता है, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, यही प्रश्न पूछता है। तो एक तो किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया है, ये आपको याद रखना है। एबिंगहॉस का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। मैं विद्या पांचाल जो मैं ये है गुड़िया, अब मैं इसमें आपको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, क्योंकि ये वर्तमान सरकार में तो हटना मुश्किल है। एबिंगहॉस ने इसका प्रयोग किया। अधिगम वक्र चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। यद्यपि ग्रेड फर्स्ट 2022 में ऐसा प्रश्न आया था, और उसमें ऑप्शन में 3 था, 5 था, 2 था, 7 था, और उसमें जो आंसर माना गया ना, वो 3 माना गया। तो वैसे 4 बताए गए हैं, लेकिन 3 भी ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ तक, ठीक है ना। तो 4 प्रकार हैं अधिगम वक्र के, और इनको समझ लेना, आराम से समझ लेना। देखिए, एक तो होता है सरल रेखीय वक्र, ये वैसे बताया है लेकिन होता नहीं है, इस जिंदगी में अपन ऐसा हो ही नहीं सकता। सरल रेखीय वक्र का मतलब ये होता है कि आप यूं बढ़ते हैं, एक गति से कोई चीज को करना, एक समान गति से जब सीखते हो तो वो सरल रेखीय वक्र है। आप किसी भी चीज को एक समान गति से कभी सीख नहीं सकते, ये माइंड में रखना, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। जबकि ये होता है, लेकिन ये बहुत कम रेयर चांस में होता है कि एक ही गति से आप आगे बढ़ रहे हो। एक होता है उन्नतोदर, उन्नतोदर, इसको नकारात्मक भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं इसको? नकारात्मक बोल सकते हैं, और इसको आप उत्तल वक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे कन्विक्स, ये वर्ड लिख लेना। ये यूं होता है, शुरुआत में तो ये सही है, लेकिन बाद में ऐसे हो जाता है। तीसरा है सकारात्मक, पॉजिटिव, इसको कॉनकेव बोलते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश नतोदर, दूसरा नाम है इसका, अवतल या नतोदर, ठीक है ना। ये नतोदर उन्नतोदर से कंफ्यूजन होगा, ये याद रखना, मैं समझा दूंगा। ये शुरुआत में धीमा होता है और बाद में बहुत अच्छा होता है। और लास्ट का होता है मिश्रित वक्र। एस क्या करती होती है इसकी? मिश्रित, एस कॉम्बिनेशन, ये एस कॉम्बिनेशन होता है। ये चारों समझना बस आप। हाँ, मैं चारों समझा रहा हूं, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। अधिगम वक्र का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? एबिंगहॉस ने किया है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार क्या है? सरल रेखीय वक्र, जब सीखने की गति एक जैसी होती है, एक ही स्पीड से आप आगे बढ़ते हो, तो ये सरल रेखीय वक्र होता है। ये नहीं हो सकता, आपकी गति में उतार चढ़ाव जरूर आएगा।
तो सरल वक्र में क्या लिख लूं? जब सीखने की गति एक जैसी रहती है, सीखने की गति जब एक जैसी रहती है तो क्या होता है? सरल वक्र होता है। लिख लिया? अरे आपका सबका बढ़िया होगा, सबका बढ़िया होगा। आप लगभग, जैसे अजय का आज सिलेक्शन हुआ है मैथ में, 40% बच्चों के बन नहीं रहे थे, वहां इसका सिलेक्शन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज आए ना, उसमें ये मैसेज नहीं आए कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके मैसेज आए, सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, सर आपके आशीर्वाद से, सर मैं पेन लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे मैसेज मेरे, आप जैसे मैथ में ही मान लो कि 20-25 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, मुझे अच्छा लगा कि इतनी बहुत कम बच्चों में इतने मैसेज आना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ आपके सभी के ऐसे मैसेज आए। सरल रेखीय वक्र समझ में आ गया? जब सीखने की गति एक समान रहती है। उन्नतो दर, अब देखो इसको समझना, किताबों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। नकारात्मक को उन्नतो दर बोलते हैं क्योंकि शुरुआत में उन्नति होती है, शुरुआत में तेज गति है, और संधि विच्छेद कर लो, उन्नति प्लस नतो दर, ठीक है ना, बाद में नेगेटिव है। और नतो दर सकारात्मक क्यों बोलते हैं? शुरुआत में नेगेटिव है, बाद में उन्नति है। तो ये याद रखना, कंफ्यूजन मत पाल लेना। नकारात्मक को ही उन्नतो दर बोला जाएगा। इकोनॉमिक्स कोई बच्चा पढ़ता तो उसको पता है, इसको नकारात्मक कन्विक्स कर्व बोलेंगे। उत्तल वक्र, शुरुआत में बच्चे की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन बाद में पठार बन जाता है। कई बच्चे होते हैं बहुत गजब पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं मेरिट आ जाती है, बीए में मेरिट आ जाती है, बाद में जब उनका पिक टाइम, जैसे आप लोगों का पिक टाइम है, इस समय आपको अपने आप को साबित करना है। दुनिया आपके अतीत को नहीं देखती है, दुनिया आपके वर्तमान को देखती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो ये क्या होता है, इसमें शुरुआत में गति धीमी है, बाद में गति क्या हो जाए, शुरुआत में गति बहुत तेज है, बाद में क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ये नकारात्मक। कोई नहीं पूछता, मैंने कहा कि सर मैं 12वीं मेरिट में आया था, क्या वैल्यू है साहब? कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जीवन में इस चीज की कि वर्तमान में तुम क्या हो। तो नकारात्मक में क्या लिखोगे? शुरुआत में तेज गति, बाद में धीमी हो जाती है। बुद्धिस्ट बेटा, आपने कल कोर्स लिया है, आप रिकॉर्डेड वीडियो पूरे देख लें, हो जाएगी। दिन में 3-4 क्लासें आप देखें, हो जाएगी आराम से, ठीक है। ये शुरुआत में गति धीमी तेज है, बाद में धीमी हो जाएगी। ये जो होता है ना सकारात्मक, इसमें शुरुआत में धीमी है, शुरुआत में लड़खड़ा रहा है, लेकिन बाद में तेज गति है। जैसे मैं अपना रिकॉर्ड बताता हूं कि मेरे 10वीं में बाई ग्रेस पास हुआ। मैथ इतनी गंदी आती थी, मुझे तो समझ में नहीं आती थी। मुझे लगा कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगा। लोगों ने कहा ये अपनी लाइफ का सबसे फेलियर इंसान। तो मेरा प्रारंभिक हिस्ट्री 10वीं 11वीं तक की मेरी इतनी बुरी थी कि लोगों को बिलीव नहीं होता कि इंसान ऐसे भी कर सकता है क्या। और आज जब मेरी एक आइडेंटिटी बन गई, तो मेरा अतीत कोई नहीं जानना चाहता, मैं कितना कमजोर था कोई नहीं जानना चाहता, मेरी क्या कमजोरियां कोई नहीं जानना चाहता, मेरी जानते हैं कि हाँ यार इस आदमी की वर्तमान में आइडेंटिटी है। तो समझ रहे हैं ना, अतीत आपका मायने नहीं रखता यदि आपने इसको अपना लिया। पहले कैसे भी थे आप, ये कितने ही कमजोर हो, पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वर्तमान में क्या हुआ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में होता है मिश्रित, इसमें शुरुआत में धीमी, बीच में तेज, और लास्ट में फिर धीमी। समझ में आ गया ना? सकारात्मक, सकारात्मक की शुरुआत में धीमी है, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छी होती है। मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा 12वीं से। मेरे माइंड में ये था कि जिंदगी में हर चीज को छीन लाऊंगा, और छीन लिया यार। मैं आपको भी यही कहता हूँ, यदि थोड़ी सी स्टेमिना पालोगे ना तो मजा आएगा हर चीज को करने में। आपकी कमजोरियां, आपकी हताशाएं, निराशाएं सब भाग जाएंगी, याद रख। यही लाइफ है, याद रख। जिंदगी में पहचान होनी बहुत जरूरी है, और ये बनती है मतलब जुनून होना चाहिए, बहुत गजब का जुनून होना चाहिए। सकारात्मक में क्या लिखोगे? शुरुआत में धीमी है, बाद में लगातार तेज है, और लास्ट में लिखना मिश्रित। शुरुआत में धीमी, शुरुआत में धीमी, मध्य में तेज, और अंत में फिर धीमी। 10वीं 12वीं तक बढ़िया था, बीच में नहीं, शुरुआत में कमजोर था, फिर बीए में अच्छा हुआ, और लास्ट में पिक टाइम आया, जैसे आप लोगों का पिक टाइम चल रहा है, फिर डाउन हो गया। तो ये मिश्रित वक्र है। हैसगेट की बुक बता रखी है ना, किसके लिए पूछना चाह रहे हैं सीता आप? हैसगेट की बुक किसके संदर्भ में पूछना चाहता है? और दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा जल्दी में, इस वीक में संडे को, शायद संडे को वीडियो बना दूंगा इसको लेकर।
ठीक है। मिश्रित है श्वकर, शुरुआत में धीमी, मध्य में तेज, अंत में फिर धीमी। ये समझ में आ गया। हिस्ट्री को लेकर मैंने वीडियो बना रखा, आप देख लेना। हिस्ट्री को लेकर एक वीडियो फिर बना दूंगा, है ना। बाकी हिस्ट्री पे एक गाइड के रूप में एक पप्पू सिंह प्रजापत की गाइड है, वो देख लेना आप, अच्छी गाइड है वो। इस गाइड के हिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से, उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों। चलिए, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए क्लास समाप्त करता हूँ। ये टॉपिक पूरा होता है। दिगम पठार अधिगम वक्र, छोटा सा बिंदु था, इजी से प्रश्न आते हैं, आराम से कर लोगे। बाकी चीज़ों पे चर्चा अपन अलग सेशन रखेंगे, उसमें कर लेंगे, क्योंकि क्लास चल रही होती है तो सभी सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। थैंक यू। ये ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह के सबके मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख लेना, आपको सब मिल जाएंगे, याद रखना, है ना। आपको, आप देखोगे ना थोड़ा सा, मेरा सब बना रखा, और मैं दोबारा